हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आप सब पढ़े होंगे, अपनी पढ़ाई से सौरभ से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, बीएसटीसी के जो बच्चे हैं, बीएसटीसी और पीटीटी के जो बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक होने वाले है। किनके लिए? बीएसटीसी और पीटीटी के लिए तो बहुत ही आवश्यक होने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लास करेंगे इसमें हम करेंगे शिक्षण अभिक्षमता। क्या करेंगे? शिक्षण अभिक्षमता करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और हम करेंगे जैसे प्रत्येक टॉपिक होगा, पहले हम टॉपिक करेंगे। क्या करेंगे? पहले टॉपिक करेंगे, फिर उसके बाद में उसके एमसीक्यूज करेंगे प्लस पीवाईक्यू करेंगे। यदि ये तीनों आपने ध्यान से कर लिए तो आपका 100% शिक्षण अभिक्षमता में 50 क्वेश्चन सही निकलने के चांस बनते हैं। तो आप सभी को क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो। जो कोई भी राजस्थान बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है या फिर कोई पीटीटी की तैयारी कर रहा है तो उसको भी जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, हमारा टॉपिक है शिक्षण एवं अधिगम। क्या है? शिक्षण एवं अधिगम। और आपके यहाँ से शिक्षण और अधिगम से 100% 5 से 6 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। 4-5 क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम शिक्षण के बारे में। देखिए, शिक्षण क्या है? शिक्षण का सामान्य अर्थ छात्रों को पढ़ाना या सिखाना है। शिक्षण के लिए उच्च स्तरीय यथार्थ चिंतन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अतः शिक्षक का कार्य निर्णायक व महत्वपूर्ण है। शिक्षक संभावी नागरिकों का निर्माण करता है। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए आप, या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि शिक्षक भावी नागरिकों का निर्माण करता है। अतः शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। शिक्षक क्या कहा जाता है? राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। तो आपको ये दोनों चीजें अपनी कॉपी में ऐड कर लेनी है कि शिक्षक भावी नागरिकों का निर्माण करता है, अतः शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला कि डॉक्टर एन मुखर्जी ने क्या कहा? शिक्षक बनना प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है, यह एक कला और विज्ञान है। इस चीज को भी अंडरलाइन करो कि शिक्षण क्या है? कला और विज्ञान है। क्या है? कला और विज्ञान। क्या है? शिक्षा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है? कक्ष में संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया जो छात्रों को पाठ्यक्रम और विषय वस्तु सिखाने के लिए आयोजित की जाती है, शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। आपको सभी याद रखना कि छात्रों को पाठ्यक्रम विषय वस्तु सिखाने के लिए आयोजित की जाती है, वह शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, आगे देखते हैं। आगे हमारा कि शिक्षण प्रक्रिया के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता जरूर होती है। क्या होती है? शिक्षण प्रक्रिया में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता जरूर होती है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में छात्र व शिक्षक पाठ्यक्रम या विषय वस्तु पर अंतःक्रिया करते हैं। किस पर करते हैं? कौन कौन करता है? शिक्षण प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक करते हैं पाठ्यक्रम और विषय वस्तु पर अपनी अंतःक्रिया करते हैं, यानी छात्र और दोनों शिक्षक दोनों अंतःक्रिया करते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। शिक्षण के चर कौन कौन से हैं? शिक्षण के 3 चर होते हैं, आपको याद रखना है। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। इसको स्टार लगा लीजिए, 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा कि शिक्षण के चर कौन कौन से होते हैं। शिक्षक होता है, छात्र होता है और पाठ्यक्रम होता है। जो शिक्षक होता है वो एक स्वतंत्र चर होता है, यानी प्रथम चर वही माना जाता है। और छात्र होता है वो आश्रित चर होता है, क्योंकि वो किस पे डिपेंडेंट होता है? अपने शिक्षक पर डिपेंडेंट होता है। और अब हमारा तीसरा है कि पाठ्यक्रम। ये अंतःक्रिया चर हैं, जो किसके मध्य होता है? आपका शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य होता है ना, वो पाठ्यक्रम में अंतःक्रिया के चर पर आधारित होता है। तो आपका क्या होता है? प्रथम चर तो कौन हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। द्वितीय चर आपका छात्र हो जाएगा और पाठ्यक्रम आपका मध्य चर माना जाएगा। एक और चीज कि नोट है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार 2 चर माने गए। कितने चर माने गए सर जी? 2 चर माने गए। कौन कौन से? शिक्षक और छात्र। इसमें पाठ्यक्रम नहीं माना गया है। और जो शिक्षण के चर होते हैं 3 होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, शिक्षण की अवधारणाएं कौन कौन सी? शिक्षण की अवधारणाएं संकुचित अवधारणा बीएस किसने दी थी? बीएस बलम ने दी थी। आपको ये जो वैज्ञानिक है ये भी याद रखनी, क्योंकि आपके जो इस साल एग्जाम होगा 2026 में, उसमें 100% चांस बनते हैं कि आपसे वैज्ञानिकों से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इनको एक एक बार तो आराम से देखना है, या फिर आप जैसे पीवाईक्यूज करेंगे प्लस एमसीक्यूज करेंगे तो उनमें आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। देखिए, संकुचित उदाहरण में क्या था? शिक्षकता, छात्रता और पाठ्यक्रम था। इन तीनों को शामिल किया है। किसने किया था? बीएस बलम ने। आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम को शिक्षण अवधारणा में शामिल करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? वो बीएस बलूम थे। कौन थे? बीएस बलूम थे। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, व्यापक अवधारणा। कौन सी व्यापक अवधारणा? किसने दी थी? जॉन डीवी ने दी थी। इसने शिक्षक, छात्र और समाज किसको माना था? पाठ्यक्रम की जगह क्या माना? इसने समाज को माना। क्या माना? पाठ्यक्रम की जगह समाज को माना। किसने माना था? जॉन डीवी ने माना था। किसको? शिक्षक, छात्र और समाज को माना। इसने पाठ्यक्रम को नहीं माना है। तो इसने कौन सी अवधारणा दी थी? व्यापक अवधारणा। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे।
देखिए शिक्षण के उपागम क्या देखते हैं हम, शिक्षण के उपागम कौन कौन से, शिक्षण विधियां, साधन, शिक्षण के सूत्र मार्गदर्शक होते हैं हमारे लिए, और शिक्षण के सिद्धांत होते हैं हमें तरीका बताते हैं कि हमें किस तरह सीखना है और किस तरह इनको हमें अपने अंदर शामिल करना है। देखिए शिक्षण के प्रकार कौन कौन से देखेंगे, उद्देश्य के आधार पर देखेंगे, संज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, क्रियात्मक शिक्षण, ज्ञान प्रदान द्वारा, फिर भावात्मक देखेंगे भावात्मक दबाव द्वारा या क्रिया द्वारा लिखना। देखिए अब एक एक को देखेंगे स्तर के आधार पर, स्तर के आधार पर कौन कौन से होते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, सीधा याद कर लेना या रट लेना क्या होता है, स्मृति स्तर होता है, और अर्थ को समझना और याद करना क्या होता है, अवबोध स्तर होता है, और चिंतन विचार करना क्या होता है, चिंतन में विचार करना या फिर सोचना, ये दोनों किस में आते हैं, विचार करना और सोचना आपके चिंतन में आते हैं, अर्थ को समझना और याद करना अवबोध में आते हैं, और स्मृति पर स्तर सीधा याद करना है रट लेना किस में आता है, आपका स्मृति में आता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए शिक्षण व्यूह रचना, शिक्षण व्यूह रचना क्या होती है, एक शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व बालकों की रुचि, योग्यता, क्षमता, पूर्व ज्ञान व वातावरण को ध्यान में रखकर जो रणनीति बनाई जाए उसे शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। यानी पूर्व ज्ञान पर आधारित जितने भी होते हैं, यानी आप ये मान लें जैसे कोई टीचर आपकी कक्षा में आता है तो पहले वो आपसे जो आपका पूर्व ज्ञान है उसको जानने की कोशिश करता है कि बच्चों को पहले क्या मालूम है, और फिर उसके आधार पर ही वो अपनी रणनीति जमाएगी कि आगे बच्चों को क्या करवाना है क्या नहीं। तो इसका यही है कि शिक्षण अपनी व्यूह रचना रचता है कि बच्चों को पहली योग्यता क्या है और उसके बाद में उनको क्या बताना है। बढ़ते हैं देखिए आगे। देखिए शिक्षण व्यूह रचना बनाने से पहले बालकों के बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि को जान लेना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। या फिर पूर्व ज्ञान आ जाता है, इसकी जगह क्या आ जाता है, पूर्व ज्ञान आ जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि शिक्षक क्लास में आने से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानता है, जिसके बाद में वो किसी चीज को करवाता है, ये आपको याद रखनी है। देखिए जो आपका शिक्षण व्यूह है, व्यूह रचना ये आपकी दो प्रकार की है। कैसे, एक तंत्रीय और जनतंत्रीय। एक तंत्र में आता है शिक्षक स्वयं को केंद्र में रखता है, और जनतंत्र में सभी की भागीदारी लोकतंत्री के तरीके से होती है। इसमें क्या होता है, जनतंत्री होता है, इसमें बालक सक्रिय रहता है, समूह में चर्चा होती है। इसके अलावा दल शिक्षण कराया जाता है, यानी ग्रुप स्टडी होती है, या फिर प्रोजेक्ट कार्य कराया जाता है। क्योंकि समूह में जब करवाते हैं तो समूह एक के साथ तो होता नहीं है, उसके लिए आपको 4 या 5 या 2 से अधिक जितने भी बच्चे होते हैं उनको शामिल करना होता है। इसमें क्या करते हैं, बालक आपस में अपनी समूह में चर्चा करते हैं, प्लस अपने दल में शिक्षण करते हैं, या फिर प्रोजेक्ट कार्य होता है। इनमें क्या करते हैं, बालक अधिकतर सक्रिय रहते हैं क्योंकि मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो इसके लिए शिक्षण व्यूह रचना बहुत ही आवश्यक है, और ये किसमें शामिल होते हैं, जनतंत्रीय शिक्षण व्यूह रचना में शामिल होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए हम देखते हैं शिक्षण की विधियां। शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षण या विषय वस्तु को रोचक, सरल और प्रभावी बनाने के लिए जो तकनीक अपनाता है उसे शिक्षण विधियां कहते हैं। आपको चीजें याद रखनी है कि शिक्षण विषय वस्तु को रोचक एवं प्रभावी बनाना ये किसका कार्य होता है, सर जी शिक्षक का कार्य होता है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षण का कार्य नहीं है, क्या नहीं है, तो इनमें आपके ऑप्शन देखेंगे विषय वस्तु, रोचक, सरल एवं प्रभावी बनाना। ये चीजें आपको सभी ऑप्शन में देखने को मिलेगी, तो आपको ये याद रखनी है या फिर अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना है आपको। बढ़ते हैं आगे। देखिए शिक्षण विधि शिक्षण कार्य की गति देने का कार्य करती है, यानी जो शिक्षण विधियां होती है शिक्षण के कार्य होता है उसको गति देने का कार्य करती है। शिक्षण विधि का चयन शिक्षक को स्वयं के विवेक के अनुसार करना चाहिए। किसके अनुसार करना है, शिक्षण विधि का चयन शिक्षक के स्वयं के विवेक के आधार पर करना चाहिए, क्यों नहीं बालकों के आधार पर किया जाए। देखिए शिक्षण की प्रक्रिया। शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती है, सर जी 3 प्रकार की होती है, परंपरागत, शिक्षक केंद्रित या बाल केंद्रित। जो परंपरागत विधियां होती है इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक विधि होती है, टूपट विधि होती है, अंतर्दर्शन विधि होती है, और जो शिक्षक सक्रिय विधि होती है इसमें कहानी एवं व्याख्यान विधि होती है, और बाल केंद्रित में बालक सक्रिय एवं शिक्षक मार्गदर्शन देता है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो विधि मानी जाती है वो आपकी बाल केंद्रित मानी जाती है, यानी शिक्षक के द्वारा बालक के अनुसार ही जो भी पाठ्यक्रम है या फिर जो शिक्षण विधियां हैं वो उसके अनुसार ही बनाई जाती है। किसके अनुसार बनाई जाती है, बालक केंद्र के आधार पर बनाई जाती है, जिसमें अधिकतर बालक सक्रिय रह सके, और जिसमें जो शिक्षक होता है वो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। और जो शिक्षक केंद्रित होता है इसमें शिक्षक कहानी और व्याख्यान के माध्यम से किसी भी चीज को समझाने की कोशिश करता है। और परंपरागत जो विधियां होती है इसमें पाठ्यक्रम विधि, तु विधि और अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखनी है। पर सबसे सर्वश्रेष्ठ आपको याद रखना है कि यदि शिक्षक कोई भी कक्षा में
किसी भी चीज को करवाता है तो किस पे केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, आपको याद रखना है, क्योंकि वो बाल उसमें बालक सक्रिय रहेंगे और उसमें शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा, तो वो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि भी आपको कौन सी मानी जाती है, वो मानी जाती है बाल केंद्रित विधि, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखिए करके सीखना, ये भी एक विधि है। करके सीखना अवधारणा दी थी जॉन डीवी ने, आपको याद रखना है कि करके सीखने की विधि किसने दी सर जी, जॉन डीवी ने दी थी। यह विधि समस्या समाधान के सिद्धांत पर आधारित है, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए कि करके सीखना किस पे आधारित है, समस्या समाधान के सिद्धांत पर आधारित है। सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, क्या होता है, सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। इसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है, क्या करता है, बच्चा स्वयं करके सीखता है। इसमें क्या करता है, बच्चे हमेशा खुद प्रैक्टिकल करके देखते हैं, यानी कोई भी चीज़ है उसको बच्चे स्वयं पर करते हैं, या फिर कोई खेल हो, अधिकतर खेल के माध्यम से सिखाया जाता है बच्चों को, खेल के माध्यम से जल्दी सीखने का कार्य करते हैं और स्वयं कार्य करके वो जल्दी सीख जाते हैं। ये किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी, और ये विधि समस्या समाधान के सिद्धांत पर कार्य करती है। सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, इसमें बच्चा स्वयं करके देखते है। जैसे आप मैथ की कोई जोड़ भी कैलकुलेशन होती है वो इसी से संबंधित होती है, क्योंकि बच्चा उसमें करके देखता है। बढ़ते हैं आगे, देखिए अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन की अवधारणा जॉन लॉक और उंट ने दी थी। स्वयं के मन में झांक कर सीखना, ये अंतर्दर्शन होती है। देखिए अगला है बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन में क्या होता है, बहिर्दर्शन दूसरों के मन में झांक कर सीखना। निदानात्मक परीक्षण, बालक की समस्या का पता लगाना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये 100% पूछा जाएगा आपसे कि बालक की समस्या का पता लगाना क्या होता है। निदानात्मक परीक्षण होता है, उपचारात्मक होता है, तो क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है। उसमें ऑप्शन में आता है कि उपचारात्मक, उपचारात्मक को आपको नहीं लगाना है, आपको लगाना है निदानात्मक, की निदान कर रहे हैं किसी समस्या का, तो क्या होता है, बालक की समस्या का पता लगाने का होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है। बढ़ते हैं आगे, देखिए उपचारात्मक शिक्षण, ये नीचे दिया गया, बालक की समस्या का समाधान करना, हम समस्या का समाधान करें और समस्या का पता लगाने के लिए निदानात्मक, और उस समस्या का समाधान करना उपचारात्मक होता है। तो आपको इन दोनों चीजों को नोट कर लेने का, नोट कर लेने, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे, देखिए प्रश्नावली विधि क्या होती है। प्रश्नावली विधि बंद अंतविधि, खुला अंतविधि, चित्रित विधि या मिश्रित विधि। वस्तु जो आपकी बंद अंत विधि होती है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, और खुला अंत विधि में आपको उत्तर लिखना होता है, और चित्रित में आपको चित्र बनाना होता है, और मिश्रित विधि में आपको जितने भी कार्य हैं जी, ये सभी देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उत्तर लिखना, चित्र बनाना, ये सभी कार्य इसी में करवाए जाते हैं। देखिए व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी, क्या होता है, केस स्टडी यानी कोई भी चीज है उस पर आपको गहन तरीके से क्या करनी होती है, आपकी शिक्षण करना होता है, गहन तरीके से शिक्षण करना होता है। जैसे कोई भी है, जैसे पीएचडी करता है, कौन करता है, पीएचडी करते हैं, तो उनको एक सब्जेक्ट पे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट के ऊपर उनको स्टडी करनी होती है गहन तरीके से। जैसे उनको एक टॉपिक दे दिया, उसी के आधार पर वो गहन स्टडी करेंगे, उसमें जितना हो सके जितना इंप्रूवमेंट करेंगे, और उस चीज को देखेंगे कि हाँ इसके अंदर ये चीजें दे रखी है। देखिए आगे देखेंगे पर्यवेक्षण विधि, अवलोकन विधि और मिश्रित विधि, ये सभी सीखे। मनोविश्लेषण विधि, इसकी अवधारणा सिगमंड फ्रायड ने दी थी, इसको भी ये ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक विधि की अवधारणा किसने दी थी, ये दी थी आपकी सिगमंड फ्रायड ने दी थी। बढ़ते हैं आगे, देखिए बेसिक शिक्षा विधि। बेसिक शिक्षा विधि या फिर बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी, गांधी जी ने दी थी। और आपके बीएसटीसी में 100% ये क्वेश्चन हर साल आता है, क्या आता है, बीएसटीसी में हर साल ये क्वेश्चन आता है, पेटीटी का एग्जाम देख लीजिए, उसमें 100% ये क्वेश्चन आता है, ये बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी, गांधी जी ने। आप इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिए कि 100% क्वेश्चन यही से आता है। टोल्टन विधि हेलेन पॉकहर्स्ट ने दी थी। किंडरगार्टन विधि, ये देखिए ये भी एक किंडरगार्टन विधि किसने दी थी, फ्रोबेल ने। इन्होंने एक जो विद्यालय था उसका भी निर्माण कराया था किंडरगार्टन के नाम से ही, ये भी आपको याद रखना है। मोंटेसरी विधि किसने दी थी, मारिया मोंटेसरी ने दी थी। ड्रेकोली विधि ड्रेकोली ने दी थी, ये आपको याद रखना है। कि तो आपको याद रखना है, एक तो किंडरगार्टन विधि और बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी, ये महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने दी थी, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखिए शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या क्या होती है। शिक्षण विधि की विशेषता क्या क्या होती है, शिक्षण विधि बाल केंद्रित होनी चाहिए, ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी विशेषताएं 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, और जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन है वो सभी यहाँ से आपको देखने मिलते हैं। और हर एग्जाम में, जैसे बीएसटीसी पीटी के एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। देखिए पहला ये कि शिक्षण विधि बाल केंद्रित होनी चाहिए, पहला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण विधियां किन पर आधारित होनी चाहिए, बाल केंद्रित। हमने ऊपर देखा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है, बाल केंद्रित विधि मानी जाती है, न कि शिक्षक केंद्रित विधि। आपको बाल केंद्रित पे जाना है, शिक्षक एवं छात्र दोनों की भागीदारी। अब देखिए जो बाल केंद्रित विधि में शिक्षक और छात्र दोनों की भागीदारी, देखिए यदि कक्षा में शिक्षक है और छात्र नहीं है
तो शिक्षक वहां क्या करेगा, यदि दोनों हैं तो दोनों के मध्य सामंजस्य होगा, वो अपनी अंत्यक्रिया करेंगे। देखिए अगला है कि शिक्षण को उद्देश्य पूर्ति की ओर ले जाए। शिक्षण को क्या करता है, शिक्षक उद्देश्य की पूर्ति को ले जाए। यदि वो बाल केंद्रित हो तो बालक का सर्वाधिक विकास करती है। कौन सी करती है, बाल केंद्रित विधियां होती है, शिक्षण विधियां क्या होती है, बालक का सर्वाधिक विकास करती है। और जो सर्वाधिक विकास होता है बालक का वो शैशवावस्था तक होता है। जितना भी विकास होना होता है शैशवावस्था तक, अंतिम अवस्था होती है जहां तक बालक का सर्वाधिक विकास होता है। कहां तक होता है, शैशवावस्था तक पूर्ण विकास हो जाता है। देखिए विषय वस्तु को संगठित करती है, यानी मजबूत बनाती है कोई भी विषय वस्तु, उसको व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देती है। देखिए शिक्षण के सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए शिक्षण के सूत्र एक सरल से कठिन की ओर, यदि कोई चीज है उसको सरल से कठिन की ओर ले जाए, या फिर ज्ञात से ज्ञात, यदि आपको पता है या पता है तो उसको जहां तक आपको पता नहीं वहां तक ले जाया जाएगा। विशिष्ट से सामान्य, एक होती है विशिष्ट से, आपको पहले बड़ी चीज बताई जाए फिर बाद में उसकी नॉर्मल चीजें बताई जाए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले आपको भाग करवाया जाए, क्या करवाया जाए, भाग करवाया जाए, फिर आपसे कहे कि अब जोड़ करें, तो अब पहले क्या चलते हैं, पहला जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, यहाँ से चला जाता है। बट आप यदि भाग से चलेंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर लेके जाएगा। यदि आप जोड़ से लेकर भाग तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट माना जाएगा। और ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे आपसे पूछ रहे कि पहले 2 का पहाड़ा फिर पूछे कि 10 का पहाड़ा, जो आप पहले 2 का बताएंगे तो आपको पता है कि 2 के बाद में 10 तक बोलने हैं, तो आपको पहले पता है। यदि आप अज्ञात से बोलेंगे, जैसे अज्ञात से बोले फिर बाद में बोले, तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अगला कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये विश्लेषण और संश्लेषण एक तो अलग जुड़ा हुआ है या फिर छोटा होना, तो उसको तोड़ कर हमें पढ़ना, उसके लिए ये लाभदायक होता है। स्थूल, पूर्ण और अंश की ओर, अंश या फिर सूक्ष्म और पूर्ण, छोटा आकार या बड़ा आकार। मूर्त से अमूर्त की ओर, यदि आपको पता है, या फिर देखिए मूर्त का क्या होता है, यदि आपको पता है, जैसे ताजमहल, तो आप सब भी बच्चों के दिमाग में क्या होगा, ताजमहल का एक चित्र आ गया होगा। यदि अमूर्त मैं किसी का नाम ले लूं, जैसे जापान, तो आपको उसका चित्र नहीं आया होगा आपके दिमाग में डायरेक्ट। यदि मैं ताजमहल का नाम लेते आपके दिमाग में ताजमहल का फोटो आ गया होगा, बट मैंने जापान का नाम लेते आपके दिमाग में जो जापान का फोटो नहीं आया होगा। ये होता है अमूर्त और मूर्त। कि प्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मनोवैज्ञानिक की तर्क से ओर, ये सभी क्या होती है, शिक्षण के सूत्र होते हैं। क्या होते हैं, शिक्षण के सूत्र होते हैं, ये आपको याद रखने। और आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि शिक्षण का सूत्र नहीं है, 4 ऑप्शनों में आपको ये दे सकता है और एक ऑप्शन में नहीं दे सकता, तो आपको ये भी याद रखने की शिक्षण के सूत्र कौन कौन से होते हैं। एक बार और मैं बता देता हूँ कि सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, स्थूल से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। बढ़ते हैं आगे। देखिए शिक्षण के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक होती है उस पर हम बात करेंगे। एक, शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षण कार्य करवाते समय विषय वस्तु को प्रभावी, सरल, रोचक बनाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो शिक्षण सहायक सामग्री होती है। देखिए शिक्षक द्वारा क्या करा जाता है, विषय वस्तु को प्रभावी, सरल और रोचक बनाया जाता है। क्या करा जाता है, प्रभावी, सरल और रोचक बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए शिक्षण सामग्री के प्रकार कौन कौन से होते हैं, निर्माण के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। देखिए निर्माण के आधार पर कठोर उपागम या मृदुल उपागम, और प्रकृति के आधार पर दृश्य यानी सुनना, सर्वे, दृश्य का देखना, सुनना, और सुनना और लिखना। दृश्य सर्वे में दोनों क्या आ जाते हैं, और द्विमाध्यम होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए कठोर उपागम क्या होते हैं, कठोर उपागम, इसके निर्माण में किसी विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता, कठोर उपागम में आपको किसी विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है। उदाहरण जैसे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, स्लाइड, रेडियो, इनमें क्या करते हैं, आपको दिखाया जाता है, जैसे प्रोजेक्टर के द्वारा आपको कुछ चीजें दिखाई जाती है जो आपकी डायरेक्ट आपको याद हो जाए, या फिर कोई आपको रटा के फिर बाद में बताया जाए तो आपको आराम से समझ में नहीं आएगा। देखिए मृदुल उपागम क्या होता है, मृदुल उपागम, इसके निर्माण में किसी विशेष तकनीकी आवश्यकता नहीं होती है, अतः शिक्षण सहायक सामग्री के अभाव में इसका प्रयोग स्वनिर्मित संसाधन होते हैं। इसे शिक्षक स्वयं बना सकता है। किसको, मृदुल उपागम को। जैसे चित्र, ग्राफ, मॉडल, रेखा चित्र, इन सभी को बोर्ड के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। किसके माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। देखिए अगला कि सर्वे शिक्षण सामग्रियां, इसमें केवल सुनाई देता है, अतः बालक सुनकर अधिगम सीखता है। टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और रेडियो। और दृश्य शिक्षण सामग्रियां कौन कौन सी आपकी, इसमें पुस्तक हो गया, मॉडल हो गया, ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया, या फिर आप टेलीविजन मान लीजिए आपका। सर्वे, दृश्य दोनों है, कौन सा है, सर्वे और दृश्य दोनों सामग्री कौन सा है आपका, टेलीविजन आता है, ये आपको याद रखना है। देखिए सर्वे, दृश्य, ये आगे कौन कौन से हैं,
टीवी है, रेडियो वीडियो है, कंप्यूटर है, या फिर कठपुतली का जो खेल होता है वो भी सर्वदर्शी दोनों तरीके से होता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी कि सहायक सामग्री में कौन कौन सी शामिल होती है। आपको ये चीजें याद रखनी कि कठोर उपागम, मृदुल उपागम और देखना, सुनना और देखने दोनों क्या होती है, उसमें शामिल होती है। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आपसे पूछा सकता है कि कौन सी सामग्री नहीं है। देखिए अगला कि भाषा के विकास क्रम। एक बालक में भाषा के विकास का क्रम निम्न होता है। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इसको भी स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है आपके कि बालक में सर्वप्रथम किसका विकास होता है। पहले सुनता है बालक, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। यूं नहीं कि वो पहले लिखने लग जाए या फिर पहले पढ़ने लग जाए, वो पहले सुनना शुरू करेगा, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ऐसे उसकी जो शारीरिक विकास के अनुसार वृद्धि होती रहती है। देखिए एक नोट लगा के भी बात कही गई है कि एक बालक में वाणी का विकास नहीं होने का कारण जन्म से बहरापन। ये क्वेश्चन भी आपके बीएसटीसी में हर एग्जाम में, या फिर आप मान लीजिए जितने भी आप पेपर हुए हैं अभी तक, उसमें 100% ये क्वेश्चन आया होगा। आप जितने भी हम पीवाईक्यूज करवाएंगे बाद में भी बीएसटीसी के जितने अभी तक पेपर हुए हैं, तो उनमें भी आपको देखने मिलेगी ये क्वेश्चन 100% आया हुआ है। और अभी इस साल भी देखना आप 100% एग्जाम में देखेंगे कि ये क्वेश्चन जरूर आया। अधिगम, इस टॉपिक को हम बाद में करेंगे। देखिए तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आया है। आई होप आप सभी क्लास बड़े लगेगी, और इस क्लास के जो प्लस एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यू होंगे उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले हम एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, टॉपिक के साथ टॉपिक होने के बाद में हम अपनी क्लास लाएंगे एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यूज की, क्योंकि आपका टॉपिक होने के बाद में आपको पता चले कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहे, प्लस पीवाईक्यूज कितने आए हैं, पहले जो आपके पेपर हुए उनमें कितने क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आए, इन सभी का पता आपको कहाँ चलेगा, अपने जो एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू जो क्लास आएगी उसमें पता चलेगा। तो आप सभी को ये क्लास भी जरूर देखनी है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि आने वाली जितनी भी हमारी क्लासें होंगी जीबीएसटी से संबंधित वो सभी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें आपके शिक्षण क्षमता इंग्लिश की क्लासें भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक जय हिंद, जय भारत।